पुरानी कहावतें हैं कि कुछ जगहें अपनी कहानियों को छुपा कर रखती हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानियां सन्नाटों में चीखती हैं। ऐसा ही एक गांव था जिसका नाम लोग भय से लेते थे, निराशा। एक गांव जो घने जंगलों के बीच बसा था, लेकिन सालों से वीरान पड़ा था। कोई यहाँ नहीं जाता था, और जिसने भी जाने की हिम्मत की वह वापस कभी नहीं लौटा। गांव की कहानियाँ दूर दूर तक फैली थी और हर किसी ने इसे भूतिया गांव के नाम से जाना था। कहते थे रात के अंधेरे में इस गांव में आत्माएं भटकती हैं और पेड़ों के पीछे से सफ़ेद परछाइयाँ दौड़ती हैं। कोई जान नहीं सका कि गांव में असल में हुआ क्या था, पर जो भी हुआ उसने इस गांव को एक भयानक रहस्य में बदल दिया। विजय, समीर, नेहा और रोहित, चारों दोस्त जिन्होंने हमेशा नए रोमांच की तलाश की थी, ये दोस्त कॉलेज में मिले थे और उनका एक छोटा सा ग्रुप था जो अक्सर डरावनी जगहों पर जाकर वहाँ के रहस्यों का पता लगाने का शौक़ रखता था। वे खुद को खोजी दोस्त कहते थे। हर एक को अलग अलग जगहों के बारे में पता था और हर बार कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढता जहाँ वे जाकर वहाँ के इतिहास को जानने की कोशिश करते थे। विजय इस ग्रुप का लीडर था, हमेशा हिम्मत से भरा, चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। समीर ग्रुप का दिमागी हिस्सा था जो हर चीज़ की गहराई से जांच करता और किताबों में खो जाता। नेहा साहसी और निडर, हमेशा हर खतरे का सामना करने को तैयार रहती थी। और रोहित जो कभी कभी थोड़ा डरपोक लगता था, लेकिन जब बात दोस्तों की आती थी तो वह सबके साथ खड़ा रहता था। एक दिन विजय ने पुरानी कहानियों को याद करते हुए कहा, क्यों ना इस बार हम निराशा गांव जाएं। मैंने सुना है कि ये जगह सच में बहुत भूतिया है। क्या तुम लोग इसके बारे में जानते हो? समीर ने अपनी किताबों में से एक किताब उठाई और कहा, हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। कहते हैं यह गांव सालों पहले बहुत ही खुशहाल था, लेकिन अचानक यहाँ एक अजीब बीमारी फैली और गांव के लोग मरने लगे। इसके बाद लोगों ने इसे छोड़ दिया और अब इसे भूतिया गांव कहते हैं। और क्या? नेहा ने कहा, वहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। लोग कहते हैं वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। रोहित थोड़ा चिंतित हो गया। क्या हमें सच में वहाँ जाना चाहिए? अगर ये सच में भूतिया है तो हम क्या करेंगे? विजय हंसते हुए बोला, यही तो रोमांच है दोस्त, हम वहाँ जाकर सच का पता लगाएंगे। अगर डर गए तो लोग हमेशा की तरह हमें कमज़ोर समझेंगे। क्या तुम लोग तैयार हो? थोड़ी देर सोचने के बाद सभी ने सहमति जताई। आखिरकार वे सभी किसी न किसी रोमांच की तलाश में रहते थे। अगली सुबह चारों ने अपने बैग पैक किए और गांव की ओर निकल पड़े। गांव तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। चारों ने बाइक से जंगल का सफ़र तय किया। रास्ते भर जंगल की ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी और कहीं कहीं से अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। समीर ने रास्ते में कहा, मैंने सुना है कि इस गांव के रास्ते में कई लोग खो गए थे। अगर हम भी रास्ता भूल गए तो क्या करेंगे? विजय ने कहा, चिंता मत करो, हमारे पास जीपीएस है और अगर कुछ हुआ तो हम वापस आ सकते हैं। हम बस इस रहस्य को हल करना चाहते हैं। नेहा ने कहा, और अगर वहाँ कुछ असली हुआ तो ये हमारी सबसे यादगार यात्रा होगी। रोहित ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही अचानक से मौसम बदल गया। हल्की धुंध छा गई थी और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जंगल खुद उनके आने का इंतज़ार कर रहा था। घंटों की यात्रा के बाद अंततः वे गांव की सीमा पर पहुंचे। गांव के बाहर एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड था जहां फेडेड प्रिंट में लिखा था, निराशा गांव में आपका स्वागत है। विजय ने हंसते हुए कहा, लगता है यह गांव बहुत दिनों से किसी का स्वागत करने को तैयार नहीं है। चारों दोस्तों ने गांव के भीतर कदम रखा। सड़कों पर बिखरे सूखे पत्ते और पत्थर और हर ओर घनी झाड़ियों में से गुजरने वाली ठंडी हवा ने गांव को और भी डरावना बना दिया था। गांव में कोई इंसान तो दूर, कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी घर खाली और जर्जर हालत में हो चुके थे। कुछ घरों की छतें ध्वस्त हो चुकी थी और दरवाजे हिलते हुए भयानक आवाज़ कर रहे थे। जैसे ही वे गांव के अंदर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी।
ऐसा लग रहा था जैसे गांव खुद उनके आने का विरोध कर रहा हो। विजय ने कहा, हमें यहाँ की सबसे बड़ी हवेली में रुकना चाहिए, वहीं से हम सब कुछ देख सकते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। हवेली का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, मानो किसी ने हाल ही में उसे खोला हो। नेहा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, लगता है यहाँ पहले से कोई है। विजय ने जवाब दिया, कोई नहीं है, यह जगह सालों से वीरान पड़ी है। शायद हवा ने दरवाज़ा खोल दिया होगा। चारों दोस्त हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल बाहर से भी ज़्यादा डरावना था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने से अजीब सी गंध आ रही थी। फर्नीचर पुराना और टूट चुका था और कुछ कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, मानो कोई जल्दबाजी में यहाँ से भागा हो। समीर ने कहा, यह जगह कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रही है। मुझे तो लगता है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ होगा। विजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि सच जान सकें। कुछ भी हो, हम यहाँ से बिना कुछ पता लगाए नहीं जाएंगे। नेहा ने सुझाव दिया कि वे रात को यहीं रुकें। चारों ने अपना सामान एक कमरे में रखा और रात के खाने की तैयारी की। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, हवेली के अंदर का माहौल और डरावना होता गया। हवा से खिड़कियों के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने लगे और हर कोनों में से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आने लगी। रात के लगभग 12 बज चुके थे और चारों दोस्त अब सोने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हवेली के बाहर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसे लगा जैसे कोई भारी कदमों से दरवाजे के पास आ रहा हो। रोहित ने धीरे से पूछा, क्या तुम लोगों ने सुना? बाहर कोई है? नेहा ने जवाब दिया, शायद यह हवा है। इतनी पुरानी जगह में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। सबकी सांसें थम गई। विजय ने धीरे से उठकर दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे घुमाया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला वहाँ कोई नहीं था। परंतु दरवाजे के बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, एक धीमी और भयानक हंसी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दी। विजय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए वापस कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन अब हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी इतनी घनी थी कि उसका अपना ही सांस लेना उसे भारी लगने लगा। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, अचानक से बाहर की हवा और भी ठंडी हो गई। समीर, नेहा और रोहित ने भी इस असहज खामोशी को महसूस किया। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यहाँ सच में कुछ है। यह सिर्फ हमारा वहम नहीं हो सकता। विजय ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, हो सकता है यह सिर्फ हमारी कल्पना हो। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रात किसी तरह गुजारते हैं और सुबह होते ही हम इस जगह का मुआयना करेंगे। हालांकि इस बात से किसी का डर कम नहीं हुआ था, लेकिन सबने विजय की बात मानी। चारों अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में लेट गए, पर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हर किसी को लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली के अंदर का माहौल इतना भारी था कि वे सब बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। रात किसी तरह बीत गई, लेकिन सुबह भी स्थिति कम भयावह नहीं थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर रात के आतंक के निशान दिखाई दे रहे थे। सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन वह रोशनी भी हवेली के डरावने माहौल को कम नहीं कर पा रही थी। विजय ने सबसे कहा, हमें अब इस गांव का मुआयना करना चाहिए। हम यह पता लगाएंगे कि आखिर इस गांव के साथ ऐसा क्या हुआ था। समीर, जो रात के डर से थोड़ा विचलित था, ने कहा, क्या तुम वाकई सोचते हो कि हमें और रुकना चाहिए? रात भर जो हुआ वह कुछ भी सामान्य नहीं था। नेहा ने बीच में कहा, हमें अभी पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। अगर अभी चले गए तो सब बेकार हो जाएगा। सबने सहमति जताई और गांव की ओर बढ़ने का फैसला किया। गांव के अंदर और भी गहराई में जाकर वे कई और अजीब चीज़ें देखने लगे। जैसे ही वे एक गांव की पुरानी गलियों से गुजरने लगे, उन्हें जगह जगह टूटी फूटी मूर्तियाँ, मंदिर के खंडर और कई पुराने घर दिखे, जिनके दरवाजे हमेशा की तरह खुले थे। लेकिन एक खास चीज़ ने सबका ध्यान खींचा। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगा हुआ था।
कुआं बहुत गहरा और काला था, मानो उसके अंदर झांकने की हिम्मत करने वाले को वह निगल जाएगा। समीर ने धीरे से कहा, मैंने इस कुएं के बारे में सुना है, किताबों में लिखा है कि यह कुआं श्रापित है। कहा जाता है कि इस गांव में जो भी अनहोनी हुई वह इसी कुएं से शुरू हुई थी। नेहा ने पूछा, कैसे? क्या इस कुएं का कोई रहस्य है? समीर ने अपनी किताबों से मिली जानकारी साझा की। यह कहा जाता है कि सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था। उसने गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया था और कहा था कि वह उन्हें अमृत का वरदान देगा, लेकिन इसके लिए उसने गांव के निर्दोष लोगों की बलि देना शुरू कर दी। जब गांव वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने तांत्रिक को इस कुएं में फेंक दिया और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। विजय ने कहा, तब यह बात समझ में आती है कि गांव क्यों श्रापित हो गया। वह तांत्रिक अपने मौत से पहले गांव को श्राप देकर गया होगा। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, किताबों में यही लिखा है। वह तांत्रिक मरते वक्त कहा था कि वह कभी चैन से नहीं सोएगा और इस गांव को तब तक आतंक फैलाता रहेगा जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। चारों ने कुएं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी हो गई। कुएं के पास एक अजीब सी गंध थी जो सांस लेते ही सीने में चुभने लगती। विजय ने हिम्मत करते हुए कुएं में झांकने की कोशिश की, लेकिन कुआं इतना गहरा और अंधकार में था कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से कुएं से एक चोर की चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी औरत की चीख हो जो दर्द में हो। नेहा ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, यह क्या था? क्या तुम लोगों ने भी सुना? विजय ने कहा, हाँ, मैंने सुना, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। यह शायद हवा होगी या हमारा वहम। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, कुएं के अंदर से एक और आवाज़ आई जो अब और भी स्पष्ट थी। यह एक धीमी हंसी की आवाज़ थी, वही हंसी जो उन्होंने रात को सुनी थी। रोहित, जो अब तक चुपचाप था, भय से कांपते हुए बोला, हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह सच में भूतिया है। मुझे यकीन हो गया है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। कुएं के पास से हटने के बाद गांव के अलग अलग हिस्सों में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। जब वे गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें वहां की मूर्तियों से खून की बूंदें टपकती हुई दिखाई दी। समीर ने इसे गौर से देखा और कहा, यह खून कहाँ से आ रहा है? यहाँ तो कोई जीव भी नहीं है। नेहा ने कहा, यह सब उस तांत्रिक के श्राप का परिणाम है। हमें इस गांव से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे वापस हवेली की ओर बढ़ने लगे, अचानक से हवाओं में हलचल शुरू हो गई। पेड़ हिलने लगे और दूर दूर तक चीखें गूंजने लगीं। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा गांव जाग उठा हो और वे चारों अब इस गांव के शिकारी बन गए हों। समीर ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, उसकी अस्थियों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना। वह बोला, मैंने किताबों में पढ़ा है कि उस तांत्रिक की अस्थियां अभी भी इस गांव के किसी गुप्त स्थान पर दबी हुई हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ निकालें और उनका सही ढंग से संस्कार कर दें तो शायद गांव का श्राप टूट सकता है। चारों दोस्तों ने इस योजना पर सहमति जताई और गांव की खाक छानने लगे। घंटों की खोजबीन के बाद वे एक पुराने और ध्वस्त मंदिर के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी संदूक मिली जिसमें तांत्रिक की अस्थियां बंद थी। संदूक को खोलते ही एक भयानक चीख सुनाई दी जो हवाओं में एक खून जमा देने वाली ठंडक फैल गई। गांव के चारों ओर से धुंध उमड़ने लगी और परछाइयां दौड़ने लगी। अब यह साफ हो चुका था कि तांत्रिक की आत्मा जाग चुकी है। लेकिन विजय, समीर, नेहा और रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मंदिर के आंगन में तांत्रिक की अस्थियों का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अस्थियां आग में जलने लगी, चारों ओर की चीखें शांत होने लगी। धुंध हट गई और गांव में शांति लौट आई। आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें अब फिर से गांव को छूने लगी। विजय ने चैन की सांस लेते हुए कहा, हमने आखिरकार इस गांव को मुक्ति दिला ही दी। चारों दोस्तों ने गांव से वापस लौटने का फैसला किया।